आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो सीए को लेकर है। आपने सभी आज देश में प्रकाशित होने वाले, शाये होने वाले सभी उर्दू, मराठी, इंग्लिश मीडियम के अखबारात में नुमाया तौर से एक खबर शाये हुई है कि पड़ोसी ममालिक से जो हिंदू समाज, सिख समाज, जो समाज के लोग जो हिंदुस्तान में आए हैं, मार्च में सीए का हुक्मनामा जारी होगा और सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट 2019 ये लागू होने जा रहा है। शायद ये हफ्ते में शायद हो जाए। उसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों में एक बेचैनी का माहौल है। हमने देखा है जब सीए का कानून 2019 में जब ऐलान किया गया था तो पूरे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे धरने मोर्चे हुए थे और कई जगहों पे तो लैंड ऑर्डर ख़राब भी हुए थे। बहुत, यानी कि पूरे मुल्क में बेचैनी थी और एक खौफ का माहौल है। लेकिन मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा ही खौफ का माहौल देखा जा रहा है और जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने, केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने वाज़ेह तौर से कह दिया है कि ये कानून नागरिकता देने का काम करेगा, किसी से नागरिकता छीनी नहीं जाएंगी। तो उसके ऊपर जो है तो यानी लोग मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उसके पास सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फिर सीए होगा, फिर एनपीआर होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ये सारी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो एनपीआर सीए के बाद जो एनपीआर का है तो उसका है, उसका कानून क्या है, उसका कायदा क्या है, तो उसकी भी गाइडलाइंस जारी हो चुकी है कि 1950 के बाद, क्योंकि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, 47, 48 और 50, 2-3 साल तो हम समझ सकते हैं कि भाई अफरा तफरी का माहौल था, देश नया नया आज़ाद हुआ था, कानून बने नहीं थे, तो साल 2 साल तो लगे थे। लेकिन 1950 के बाद जो भी बंदा, चाहे किसी धर्म समाज का हो, जो हमारे भारत देश का नागरिक है, यहाँ पैदा हुआ, तो उसको कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास करके मुसलमानों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें कानून का मुताला करना पड़ेगा कि 1950 की कौन सी दफ़ा है, कैसा है, क्या है। तो अब जो हाई लेवल की जो बात आ रही है, टीवी पे आ रही है, अखबारात में आ रहा, तो बहुत से जो आम सीधे साधे लोग हैं उनके अंदर आज भी जो तो गलतफहमियाँ पाई जा रही हैं या अफवाह का बाज़ार गर्म है। क्या मुसलमानों को पकड़ के धड़ पकड़ होगी, कैब में रखा जाएगा, लाखों मुसलमान कैब में जाएंगे, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, या देश से बाहर कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या ऐसे माहौल चल रहा है, अफवाह का बाज़ार गर्म। हालांकि ऐसी कुछ बात नहीं। देश के मुसलमानों को बिल्कुल डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे तो कोई भी समाज को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है कि नागरिकता देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिस तरह से राजनीति होती है, जिस तरह से जो भी होता है, तो उसको देखकर मुस्लिम समाज कहने के अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है या बेचैनी महसूस कर रहा है, और सही भी है कुछ हद तक। तो 1950 के बाद मैं आपको एक जानकारी दूंगा मोटे अल्फाज से, क्योंकि आम लोग के समझने में आसानी है। बहुत सीधी सी बात है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लागू है ये बात। कोई ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में है तो केरल में अलग है, बंगाल में अलग है, यूपी में अलग है, कश्मीर में अलग है, ऐसी कुछ बात नहीं। 1950 के बाद अगर आपके आबा अजदा यानी कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं देखिए, 1950 यानी कि 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी के अंदर मामला सिमटे जाता है। ये ऐसा नहीं बोल रहे आपको कि 400 साल पुराने तुम्हारे बाप दादा के दाखिल बताओ, 200 साल पुराने तुम्हारे बाप दादा और भारत के थे क्या। अगर ये ऐसा का सवाल करते तो शायद आप बेचैन हो सकते थे या आप सवाल खड़े कर सकते थे कि भाई ऐसे कैसे कानून आ रहे, 200 साल पहले हमको कौन मालूम था कि हमारे बाप दादा क्या थे। क्योंकि पहले ज़माने में कैसा था कि जो हाथ मजदूर लोग हुआ करते थे, ये आदिवासी टाइप में ज़िंदगी गुजारते थे। पेट भरने के लिए कभी ये गाँव से वो गाँव चले गए, कभी ये शहर से वो शहर चले गए, कुछ लोग खेड़े पाड़ से निकल के बम्बई चले गए, कुछ लोग मतलब यूपी से आके महाराष्ट्र में आ गए। ऐसा माहौल था, पेट भरने के वास्ते सादा सीधा माहौल था। तो उसमें क्या होगा कि लोग यहीं रच गए। जैसा काफ़ी मुसलमान यूपी बिहार के लोग बम्बई पाए जाते हैं,
अब बेचारे 30 साल 40 साल पहले पेट भरने को आ गए। अब अल्लाह ने नवाज दिया, तरक्की हो गई, तो वहीं घर बार झोपड़ा झापड़ा बना ली, वहीं बच्चों के पढ़े लिखे हो गई, शादी हो गई। अब उनको वो अगर तुम पूछेंगे कि 200 साल पुराने तुम्हारे डॉक्यूमेंट बताओ, तो कहाँ से बताएंगे? ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है हुकूमत हिंद की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि 1950, अब 1950 बोले तो मैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं और मेरा बाप यानी मेरे वालिद और दादा, तो ये 3 पीढ़ी के अंदर डॉक्यूमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। अब जो हमने आसाम में देखा, जो मामला चले थे, तो उसके अंदर जो टेक्निकी दुश्वारियाँ आई थी, तो वो तमाम जो मुस्लिम के ज़िम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता है, दो चिल्ला पुकार करते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा और ये हो रहा, और बहुत प्रेस से बात करते ये करते। तो उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए, कोई ऐसा आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के नहीं बढ़ा बता, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने पहले एक वजाहत कर दी कि भाई 1950 के बाद तुम्हारे पास ये कागज़ होना चाहिए, ये कागज़ होना चाहिए, ये कागज़ होना चाहिए, और वो कागज़ है, वो कागज़ है, ऐसे नहीं बोल के नहीं, मतलब 99% लोगों के पास है। 1% हम ये कह सकते हैं, 1% वो भी कैसा कि जैसा भाई अक्सर बिहार में, यूपी की तरफ सैलाब आते, बंगाल की तरफ सैलाब आते, सैलाब किनारे गाँव रहते। अब होता क्या कि वो सैलाब किनारे हज़ारों की बस्ती है, हर साल कुछ ना कुछ छोटे बड़े सैलाब आते, कभी बहुत बड़ा सैलाब आ जाता तो गाँव को गाँव भर जाता, कोई सरकारी कार्यालय भर जाते, या पानी ऐसा भर जाता कि सरकारी जो कार्यालय में जो रिकॉर्ड रहता वो ख़त्म हो जाता। अब जाहिर सी बात है, जब गाँव के गाँव भर जा रहा, मतलब लोग जान बचा के भाग जा रहे और घर भर जा रहा, तब उसमें जो उनके पुराने कागज़ थे, बाप दादाओं के ज़माने के जो भी होंगे, मिसाल के तौर पर निकाहनामा बोलो, स्कूल के दस्तावेज बोलो, या 7/12 बोलो पुराने ज़माने का, जैसे भी था वो भाग गया। तब ऐसे लोगों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है कि किसी वजह से भाई वो इत्तेफाक से वो कार्यालय के अंदर भी मतलब वो रिकॉर्ड नहीं है और ये बस्ती में सैलाब आ गया था और कागज़ पत्तर गुम गए, तो उसमें भी डरने की बिचकने की बात नहीं, उसमें भी ऐसा डरने बिचकने की बात नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी कोई ऐसे रास्ते ज़रूर निकलेंगे एक शहर के लोगों को सब मीटिंग लेके, जिम्मेदारों को मीटिंग लेके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मिसाल तौर पर भाई एक समझो कोई खेड़ा है, जैसा वहाँ पर ग्राम पंचायत इलेक्शन होते हैं, तो ग्राम पंचायत लोग मालूम रहता है कि यार ये अब्दुल भाई है, ये फारूक भाई है, ये मिर्ज़ा भाई है, बेग साहब है, मिसाल जैसा, अरे ये तो हमारे इनके सामने बच्चे थे हम, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे छोटे हैं, जैसे जो भी है, तो उनको मालूमात रहती। तो हम ऐसा माहौल से भी जो है तो मध्यस्थक करके कुछ रास्ता बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। उससे जो 99% जो मैं आपको जिक्र किया वो ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि 1950 के बाद नंबर 1 पे आपके वालिद साहब और आपके दादा, इनकी स्कूल की टीसी पहली पास क्यों ना हो, कि पहले कैसा था कि चौथी पास बोले तो ऐसा समझ चलो आज के ज़माने की 12वीं पास, यानी पहले इतना वैल्यूएशन था। हालांकि पीपल के झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, कोई वो नहीं था, टीवी नहीं थी और वो नहीं था, लेकिन क्या ओरिजिनल पढ़ी थी देखो। और आज का क्या है कि सीधे से नाम दिखना भी नहीं आ रहा, खैर वो छोड़ दो। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि पहले ज़माने के जो तुम्हारे वालिद साहब दादा पहली में दूसरे में पढ़ते थे, तो वो आपको टीसी निकालना है। उसके बाद उनका प्रवेश निगम एक टीसी का ही रूपांतर होता है, और प्रवेश निगम के बाद रजिस्टर उतारा बोले तो इतना बड़ा पहले ज़माने में रजिस्टर हुआ करता था, जो आज भी है स्कूलों के अंदर, औरंगाबाद में भी है, पूरे कहीं भी देखेंगे पुराने बड़े बड़े रजिस्टर, क्यों पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था। आज भी पुराने ज़माने के मोटा कागज आता था, आज भी है वो बहुत से स्कूलों में, जिला परिषद में जो भी है ना, ऐसा आज भी मिलेंगे आपको पुराना रिकॉर्ड। अब तो खैर अब ऑनलाइन हो गया, वहाँ जाके कि भाई हमारे वालिद पढ़ते थे, थोड़ी छानबीन करो, ये करो वो करो। अब बहुत से बात क्या होती, यार हमको मालूम नहीं यार, मगर आपको ये मालूम रहता कि यार मेरे अब्बा के साथ वो अपने फला चचा रहते थे, अकबर चचा पढ़ते थे, सैयद साहब पढ़ते थे, शेख साहब पढ़ते थे, मेरे अब्बा के दोस्त थे, और वो अक्सर बोलते थे कि सैयद और शेख में साथ में स्कूल में जाते थे। होता ना ऐसा, अब सारा सीधा माहौल। तो अब जैसा आपको मालूम है कि यार आपके वालिद साहब बोलते थे कि यार मैं ये सैयद का स्कूल पढ़ता था, हम साथ में पढ़ते थे, और इत्तेफाक से तुम्हारा अब्बा का इंतकाल हो गया, लेकिन सैयद साहब जिंदा है, तो आप सैयद साहब के पास जाओ। अरे बोलना सैयद साहब वो मेरे अब्बा को पहचानते, अब वो को बोले अरे आओ ना मियाँ, तो मेरे दोस्त का बच्चा है ना, अच्छा बैठ, क्या बात है।
अरे यार वो मेरे अब्बा बोलते थे तुम और हम स्कूल में इसको एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो चाचा हमको मालूम नहीं यार, हमारे अब्बा ने बोले नहीं। अब हमारे अब्बा कैसा है, वो अमरावती साइड में रहते थे, हम पेट भरने को औरंगाबाद में आ गए, हमको क्या मालूम अमरावती में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। मेरी पैदाइश यही थी और मेरी शादी में यही थी, और अब्बा ने कभी लेके भी नहीं, और गए भी तो किसका इंतकाल होकर जाते हैं, किसका शादी में चल जाते, सुबह शाम तक रहते, दोपहर में आ जाते, कल शाम तक आ जाते। तो क्या मालूम पड़ेगा गाँव में कौन है क्या है, समझ रहे आप बात को। तो फिर उनको पकड़ो, फिर सही साहब बोलते हैं हाँ तेरा बाप और मैं हम साथ में पढ़ते थे, चल मैं तुझे लेके चलता। उनकी टीसी की ज़ेरॉक्स लो, तो उनकी टीसी की ज़ेरॉक्स लेके कि भाई सन लिखो कि भाई मेरे वालिद का नाम ये, या हो सका तो उनको बड़ापन दो, बोलना है सही है साहब तुम चलो यार, कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे अब्बा के क्या किधर करे, या बड़ी बहन किधर रख दिए, क्या करे दिख रहे नहीं। अब वो घर बदली का किराए घर के अंदर वो फट गई टूट गई, अरे कुछ है तो पढ़े भी नहीं जा रहा, मिसाल जैसा। तो वहाँ जाना, फिर वो सही ऐसा बात करेंगे भाई ये इनके वालिद में हम साथ में पढ़ते थे, इनका नाम ये है, और फला साल में 1968 में 60 में 61 में 62 में, समझ रहे ना आप। तो साथ में जाके वो टीसी निकालो, थोड़ी परेशानी होंगी, एक चक्कर होंगी, 2 चक्कर होंगी, ज़्यादा 3 चक्कर होंगी। तो थोड़ा आपको ये मेहनत करना पड़ेगी, चिल्ला पुकार से काम करने चलने वाला। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अगर हम अपने दस्तावेज को अगर सही रखे, हमारे बाप दादाओं का कागज़ पत्ता सही रखे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसको आप पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। अरे यार सरकार पूछ रही कैसा, ये होते कौन बताने वाले, हम तो कागज़ नहीं बताएंगे, कागज़ नहीं बताएंगे, ये एड़े बातें करेंगे ना तो फिर जेल बताएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं, एक कानून के अंदर आपको बताया जा रहा, आपको गाइडलाइन दी जा रही कि भाई आपको ये कागज़ मतलब रखो एहतियातन, बात खत्म। तो उसके अंदर ऐसा पेचीदगी वाली बात क्यों कर रहे, पेचीदगी वाली क्यों कर रहे। तो आपको डरने की विचक नहीं की जरूरत नहीं है। यानी 1950 के बाद डॉक्यूमेंट लगभग सबके पास है, लगभग सबके पास है। बस उसके वास्ते क्या है, थोड़ी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप अगर कोई खेड़े से शहर में आ गए, तो जो आपका आबाई वतन था, जो भी खेड़ा था, जैसा आप भोकरदन से आप औरंगाबाद में आ गए, या आप औरंगाबाद से बम्बई चले गए, मिसाल तौर पर आप उधर ही चले रहे, इतना ये मालूम था कि हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, या जानले के रहने वाले हैं, या भोकरदन के रहने वाले हैं, जानले में चले गए, कहीं और शहर में चले गए, तो अपने अपने शहर में आओ, वहाँ पर लोगों से मिलो जुलो। ख़ानदान के लोग काफ़ी मालूमात रहती कि भाई हमारे वालिद का क्या था, किधर था, उन्होंने ज़मीन लिए थे। और ये भी दिमाग में बिठा लो, अगर आपने ज़मीन लेके बेची भी होंगी तो पुराना 7-12 मिलता, देखो कि ये मालक ये था और ये इसके बाद इसको बेची गई, वो भी पुरावा बन जाता, वो भी पुरावा बन जाता कि हमारे दादा की ज़मीन थी, हमारी वालिद की ज़मीन थी, हम फला खेड़े में रहते थे, हमारे पास 7 एकड़ खेती थी, 20 एकड़ खेती थी, वो पुलिस एक्शन होगा था, हमने बेच के आ गए, यहीं जान बचाने को आ गए, यहीं फंस गए, एक मिसाल जैसा। तो वहाँ तहसील में जाओ, वो 7-12 मिलता, उसके अंदर आपका वो मिलता, बाप का नाम मिलता, दादा का नाम मिलता, वो सर्टिफाइड कॉपी लाओ और कागज़ को कागज़ जोड़ो, होगी बात। इसमें डरने की बिचकने की कोई बात नहीं है। सरकार का अभियान ये है कि बाहर देश में, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और उसके बाद जो भी अफगानिस्तान है, 3-4 राज्य है, जो भी है जहाँ पर बाहर देश की कंट्री में हिंदू को सताया जाता है, इसमें सिख है, ईसाई है, हिंदू है, दलित है, आदिवासी, जो भी है अदर समाज के, सरकार उनको लाके अपने देश में बसाने का काम कर रही है। उनको अपने भारत में देश में लाके उनको नागरिकता दे के, उनको यहाँ का शहरी बनाकर उनको जीने का अधिकार दे रही है। तो ये कोई ना हैरत की बात है, ना कोई परेशान होने की बात है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, यह मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हमारे हिंदू भाइयों की है, तो वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे। जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये मुसलमानों की मेजॉरिटी के देश है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, जो भी है इसमें, तो ये अपने हिसाब से फैसले लेंगे। अब अपने हिसाब से अगर पाकिस्तान वाले फैसले ले रहे, या बांग्लादेश वाले ले रहे, ईरान वाले ले रहे, तो अपने हिंदुस्तान वाले भी बोल सकते हैं कि तुम फैसले क्यों ले रहे, ये तो पागलपन की बात होगी। अरे भाई उनका देश है, उनके पास सारी बात है, वो उनके हिसाब से फैसले ले रहे, ऐसे ही हमारा देश भी फैसले ले रहा, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। पर हमारे नेता क्या बोले कि नहीं ये जातिवादी है, ये मुसलमानों के साथ मतलब भेदभाव हो रहा। काय का भेदभाव हो रहा? पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी है, एक नेपाल और एक हिंदुस्तान, जो हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व, यानी पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व यानी हिंदू आज़म के मानने वाले के देश है। तो फिर वो तो अपने लिए काम करेंगे ना, समाज के लिए, और कोई बुरी बात नहीं ना, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि बाहर देखो आप,
इस्लामी ममालिक में मस्जिदों में थोड़ी आते ये हो जाते, देखते होंगे आप। खैर मैं अपने ज़रा विषय से भटक रहा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि CA NRP जो मसले है तो इस पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कागज़ से कागज़ जोड़कर। और दूसरी ख़ास बात, ये मेरे मुशाहिदे में बात आई, सर्वे के अंदर बात आई, तकरीबन सबको मालूम होगा। कैसे मालूम होगा? देखिए, जैसा भाई जिसकी उम्र 50 साल है, तो कोई भी जिला परिषद में पढ़ते थे, ग्राम पंचायत में पढ़ते थे, तो TC निकाल के ला लिए। अब उसमें हो रहा क्या कि स्कूल में दाखिला लेते वक्त कि पहले के माँ बाप भोले भाले थे, दूसरी तीसरी पढ़ते थे, इतना समझता नहीं था, तो उस टाइम के बाजी बोलते थे, बाजी मैडम सर, हाँ बोलो खाला, हाँ तुम्हारा बच्चा है शरीक करने का, बोलो पहले में डालने का, हाँ चलो बोलो क्या नाम है इसका, लिखो बेटे, शेख रशीद शेख वसीम, मिसाल जैसा, शेख रशीद शेख वसीम, अच्छा अच्छा अच्छा, अपना डाल दिए। अब शेख को क्या करें उन्होंने, शो और मराठी में शो और नुक्ता मार दी, शो, शेख को पूरा लिखे शेख बोल के, या SK इंग्लिश में बने कैसा, SK डॉट शेख वसीम, ऐसा। तो ऐसे बहुत नाम है, शेख का कहीं लिखा हुआ, सैयद का ऐस लिखा हुआ आ जाता शॉर्टकट में। तो ये इसको वेरीफाई करो, TC के अंदर अगर SK लिखा हुआ है, शेख का ऐसा डाला हुआ है, ये सैयद का ऐस डाला हुआ है, जो भी ऐसा शॉर्टकट में नाम डाला हुआ है, लेकिन आपको मालूम यार मेरा नाम तो शेख ही है, लेकिन ये इसमें शॉर्टकट में आया हुआ है, तो आधार कार्ड के हिसाब से जो भी है, या आपकी जो निकाह नामे के हिसाब से उसको जोड़ के, या कुछ बॉन्ड लगा के, या गैजेट लगा के स्कूल में दो कि बोलना साहब इसको करेक्शन करके दो। अब जाहिर सी बात है कि स्कूल वालों का खास बात, कानून है देखो, कि TC के अंदर नुक्ता बदली नहीं होता, तो कोई बात नहीं, तो वो TC निकाल के हिसाब से उसका गैजेट बनाओ कि भाई मेरे TC के अंदर SK यानी कि शेख वसीम शेख रशीद लिखा हुआ है, शो, तो गैजेट बनाओ कि भाई शेख, पहले जो पुराना नाम था उसमें शो यानी कि शेख का शो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे SK, तो वह गैजेट के अंदर शेख की स्पेलिंग क्या है वो पूरी स्पेलिंग डालो और गैजेट कॉपी बनाओ, हो गया काम खत्म। और ख़ास बात, जो स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में है, वल्दी आपके वालिद साहब की और आपकी, वही स्पेलिंग आपकी इलेक्शन कार्ड में रहना, वही स्पेलिंग आपकी, वही पूरा मुकम्मल नाम आपका राशन कार्ड में रहना, वही मुकम्मल नाम आपका पैन कार्ड में रहना, वही स्पेलिंग, और वही स्पेलिंग आपका बैंक अकाउंट पे भी वही रहना, और वही स्पेलिंग आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वही स्पेलिंग वही नाम उस पर रहना, वही नाम आपके शादी के निकाह नामे पे रहना, वही नाम अगर आपका घर जातिया है तो वही नाम आपके लाइट बिल पे रहना, या जो भी आप खरीदी कुछ व्यवहार कर रहे, ज़मीन खरीद रहे, घर खरीद रहे, तो 7/12 में रजिस्ट्री के अंदर मुकम्मल तौर से वही स्पेलिंग वही नाम आना। ये खास बात है, देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आसाम के अंदर जो मामला हुए थे 2019 के अंदर, तो उसके अंदर ये स्पेलिंग की वजह से बहुत मसले आए थे, यानी बाप का नाम अलग आ रहा, बेटे का नाम अलग आ रहा। ऐसा मिसाल के तौर पर बाप का नाम के नाम में आ रहा SK यानी कि शेख वसीम शेख रशीद SK, और बेटे के नाम क्या है, बेटे के नाम में क्या आ रहा, शेख मुकम्मल आ रहा। तो उसके ऊपर भी एक मामला पेचीदगी हुआ था, क्योंकि जो अधिकारी रहते ना वो बिल्कुल इन्हें कानूनी हिसाब से देते। अभी अपनी घरेलू बात है, ये अपने घरेलू बात है, SQ शेख लिख दे रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो इसके ऊपर जो है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका आधार कार्ड में नाम सही रहना, इलेक्शन कार्ड में नाम सही रहना, पैन कार्ड पे नाम सही रहना, राशन कार्ड पे पर नाम सही रहना, ड्राइविंग लाइसेंस पे सही रहना, निके नामे में सही रहना, इलेक्शन कार्ड पे सही रहना, कुछ ले रहे बेच रहे व्यवहार कर रहे उसके ऊपर सही रहना, आपका तो कोई दुकान का लाइसेंस बना हुआ है, शॉप एक्ट बना हुआ है, मुकम्मल तौर से नाम वही रहना। जहाँ जहाँ आपका नाम का कोई दस्तावेज बन रहा उसके ऊपर मुकम्मल तौर से जो नाम आपका TC में है, मतलब समझ रहे ना बात को आप, तो पूरी सीरियल यानी 17-18 जो डॉक्यूमेंट बन रहे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक जैसी नाम आना, स्पेलिंग वही आना, इस शेख की स्पेलिंग जो ऊपर लिखी हुई वही हर एक में आना, नहीं तो एक में अलग आ रहा, एक में आई आ जा रहा, एक में ये आ जा रहा, किस में SK आ जा रहा, ये चलने वाला नहीं। ये आसाम के अंदर जो हुआ था अखबार में आया था, मैं उसकी बुनियाद पे बोला। और इस पर घबराने की बात नहीं है कि चलो भाई नहीं हुआ तो अगर हमने नहीं करे तो क्या आपका कैम्प में जाना पड़ता, क्या आपका घर देश से बाहर करते, क्या ऐसे अफवाह का बाजार भी गर्म है। और कुछ लोग उस पर राजनीति भी कर रहे, क्योंकि इलेक्शन लोकसभा का आ रहा तो दवा की राजनीति हो रही। और बली का बकरा बन रहे कौन, गरीब मुसलमान। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा आसानी से डेटा जारी कर दिया, एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि 1950 के बाद
आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये मतलब जो कागज़ है। और ये कागज़ 99% हर मुसलमान के पास है, मगर क्या है, वो गुर्बत का शिकार रहते, पेट भरने मतलब पेट के मारे रहते। और एक आम कल्चर है ये, पेट भरने के वास्ते रुपये में 12 ने मुसलमान क्या करें, नकल मकानी करे। नकल मकानी बोले तो मतलब गांव छोड़ के दूसरे शहर में जाके बसे। जानने वाले औरंगाबाद में आ गए, औरंगाबाद वाले नासिक में चले गए, नासिक वाले बम्बई में चले गए, लखनऊ के यूपी बिहार के कुछ मुसलमान बम्बई में आ गए, कोई भिवंडी में आ गए, कोई मालेगांव में आ गए, मालेगांव के मुसलमान औरंगाबाद में आ गए, या मालेगांव के मुसलमान नासिक में चले गए, पेट भरने के वास्ते चले गए, पेट भरने के वास्ते वहीं बस गए, वहीं राशन कार्ड बना लिया अपना, वहीं अपना चल रहा, छोटा मोटा झोपड़पट्टी में मकान वकान ले लिए और 2 वक्त की जिंदगी गुजर रही। ये सच्चाई है। तो खैर जो हो गया, जो पुराने बातें हो गई वो सब हो गया, लेकिन नए सिरे से अगर हुकूमत हमको बोल रही है कि भाई आपके पास ये कागज़ होना चाहिए, तो उसको बुरा मत मानो। ये मत बोलो हम 100 साल से रह रहे और तुम कौन होते बताने वाले, हम तो कागज़ नहीं बताएंगे। तो कागज़ नहीं बताएंगे ना, तो फिर तैयार रहना। ये फजूल बातें, ये रत को जज्बाती बातें ये इलेक्शन में करेगी। देखो, ऐ मोदी, ऐ शाह, तुम कौन होते हमको बोलने वाले, हमारे बाप दादा की नस्ल यहाँ पर गड़ी हुई है, हमने देश को आज़ाद कराया और आज हमसे पूछा जा रहा है कि कागज़ बताओ। ये जज्बाती बातें इलेक्शन में होंगी। तो ये बात मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है, फ़र्क इतना ही है कि आपने कुछ हालात के मारे, कुछ गरीबी के मारे या कुछ लापरवाही के मारे आपने कागज़ को बनाया है, तो वो चीज़ बना लो। उसके बाद थोड़ा पैसा खर्चाएंगा, अपने अपने शहरों में जहाँ भी गांव में आपके दादा परदादा रहते थे वहाँ पर जाओ, वहाँ के सरपंच से मुलाकात करो, वहाँ के कोई रिश्तेदार रहते हैं उनके पास जाओ, अच्छे से सलीके से तरीके से वो कागज़ जोड़ के हो गया काम। फिर NRP आन दो कि CRP आन दो कि CA आन दो कि PA आन दो कि GA आन दो। जब आपके पास पूरे कागज़ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि भाई आप यहाँ के नागरिक हैं, विषय कट हो गया। गवर्नमेंट का ये भी अभियान चल रहा है कि अक्सर ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के मुसलमान यहाँ घुस गए या पाकिस्तान से आ गए, तो सरकार की कोशिश ये है कि हमारे पास कोई बाहर का नागरिक ना है, तो उसको हम क्या करें, एक ज़ात की निगाह से देख रहे हैं, एक तकलीफ का शिकार हो रहे हैं कि भाई वो ऐसा कैसा, तुम हिंदुओं को आन दे रहे तो मुसलमानों क्यों नहीं आन दे रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। ये ऐसी उसके ऊपर राजनीतिक बातें चढ़ी। अरे भाई, जब पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है तो वहाँ के मुसलमानों को यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? भारत के अंदर बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? जब इस्लामी ममालिक वाले अगर वहाँ के मुसलमानों को संभाल नहीं सकते, उनको इंसाफ नहीं दे सकते, फिर काय के तुम इस्लामी ममालिक है? फिर किस मुझसे बोलते इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये जब इस्लाम का नाम लेते? ये एकदम फजूल बात है। भारत सरकार जो काम कर रही है कि बाहर के हिंदू भाइयों को तकलीफ हो रही है, तो वो अपने हिंदू समाज के वास्ते इंसाफ कर रही है, उनका राइट्स भी है और कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे ना। बल्कि ये तो सबक है जो यहाँ के हमको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हम कहा जाते हैं कि हिंदुत्व पार्टियाँ बोलते हैं, तो ये तमाम 57 इस्लामी ममालिक के लिए इन्होंने एक ज़ोरदार उनकी मुँह पे तमाशा मारा है कि देखो, तुम तो अपने आप को इस्लाम के मानने वाले बोलते, अपने आप को इस्लामी ममालिक बोलते, लेकिन तुमसे करोड़ पर अच्छे तो हम हैं, जबकि तुम हमको बोलते बुत परस्ती है, पूजा पाठ करने वाले, ऐसा जो भी आरोप लगते हैं, जो पता नहीं क्या क्या बयान जारी करते, तो तुम्हारे से अच्छा हमारा हिंदू राष्ट्र अच्छा है कि बाहर के हिंदुओं को तकलीफ हो रही है तो हमारे दिल में उनके लिए दर्द है, हमको ला के बसा रहे। और हमारे पास मतलब क्या इस्लामी बाहर के ममालिक है? कोई इस्लामी ममालिक ने आज तक ऐसा बोला? सऊदी अरब ने, क़तर ने, यमन ने ऐसा बोला कि भाई अगर कहीं तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ बोले तो जैसा जंग हो रही है, सैलाब आ रहे हैं या कोई मसले आ रहे हैं, गरीब ममालिक है, तो चलो भाई हमारे पास पेट्रोल के कुएँ हैं, चलो तुमको हम खारून में बिठा के एक अच्छी जगह से यहाँ पर आओ, हमारे देश में तुम बच जाओ, एक अच्छे नागरिक के तौर पे काम करो, इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ सेवा करो, यहाँ पर रहो, जी और जीने दो। कोई इस्लामी ममालिक ने आज तक बोला ऐसा? जो ताकतवर लोग हैं उनकी बात कर रहा है, जो गरीब है वो उनका छोड़ दो आप। जैसा कुवैत है, बहरीन है, अरब इमारात है, ये इसमें ऐसा सुनने में आया कि इन्होंने बोले भाई हमारे पास बहुत ज़मीन पड़ी हुई है और हमारे पास तेल की कुएँ है, जलाओ से जल रहा नहीं, और गरीब मुसलमान अगर पेट भरने को आ गए, कोई पेट भरने बाहर देश से मुसलमान आए, अब उनकी इच्छा है कि भाई यहीं बच जाना, सऊदी अरब ने बोलो, कुवैत ने बोलो, तो वहाँ के सरकार ने तो दिल बड़ा करी, वो मजदूरी में कोई लफड़े लोचे हो जाते, मतलब वहाँ की बेटी शादी हो जाती, कुश्ती हो जाता, ऐसा कुश्ती भी टेक्निकल पॉइंट बन जाता, तो वो उस सूरत में हो जाता। ये भी सच्चाई है, लेकिन बड़ा दिल करे क्या कि भाई सऊदी अरब ने ऐलान करा कि भाई आओ, यहाँ पर आओ भाई, जो गरीब मुसलमान है, जो बेचारे गुर्बत ज़्यादा गरीब ममालिक में रह रहे,
भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, जैसा कीनिया है, सोमालिया है, यहाँ के गरीब मुसलमान हैं। यहाँ का छोड़ दो, भारत का, भारत देश के अंदर तो मुसलमानों से मतलब यहाँ के मुसलमान बड़े खुशनसीब है, क्योंकि पूरी दुनिया के में सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क आज भी मुसलमानों के लिए भारत से ज़्यादा सेफ नहीं है आज भी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये कि सबसे प्यारा, सबसे सुरक्षित मुल्क और मुसलमानों के लिए भारत है, कोई इस्लामी राज भी नहीं है। पाकिस्तान में जाके देखो आप, बम बम मस्जिद में बम फुड़िया रहे, सुन्नी शिया बम फोड़ रहे, दन गोलियाँ चढ़ रही, जनाजे उठ रहे, जनाजे में गोलियाँ चल जा रही, और क्या तो बोले हम मुसलमान हैं। फिर हमारा भारत देश अच्छा है ना भाई, ऐसे हालात में भी ठीक है, चुटपुट घटनाएं उठ रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का, हमारा देश के यहाँ का यहाँ अच्छा है कि मुसलमान का अगर इंतकाल हो रहा तो हमारे हिंदू भाई बड़ी संख्या में आ जा रहे, और मुसलमान का इंतकाल हिंदू भाई जा रहे, अगर हिंदू का देहांत हो रहा तो मुसलमान भाई चल जा रहे। कितना प्यारा देश है हमारा, हमको फख्र है, हमको गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, कि भारत हमारा देश है। इस्लामी ममालिक में क्या चढ़ा कि बाहर के लोगों को नहीं आने दे रहे, बाहर बोले तो दिल बड़ा नहीं कर रहे, तो तुम मुसलमान हो के मुसलमान पे रहम नहीं करेंगे तो फिर भारत देश सबसे अच्छा है ना। तो ये पैगाम है उनके लिए कि तुम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो तुमसे हम कड़ों पर अच्छे हैं, और कड़वा सच है, अच्छा है देश, और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे ना। अरे कोई समाज अगर ताकत में है, इक़्तिदार में है, अगर वो चाहता है कि उसके समाज पर जुल्म हो रहा है तो भाई उस समाज को बचाने के लिए वो आगे आता है, तो ये इंसाफ वाली बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, ये बुरी बात नहीं, बल्कि ये 57 इस्लामी ममालिक जो है उनके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। कहीं बाहर जुल्म ज़्यादा होती, सब गुच्चू बैठे हुए, सब गुच्चू बैठे हुए, ईसाई ममालिक जिसको हम ईसाई ममालिक कहते हैं, बहुत से ममालिक यहूदी ममालिक है। हमारा भारत देश देखो, इसराइल फ़लस्तीन की जंग चल रही जो भी है, तो हमारे भारत देश ने कई टनों से दवाई भेजे, अनाज भेजे, बाद तो टीम बताया गया, तो कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। तो खैर ये मैं अलग विषय हट रहा, मुख्तसर में ये है कि सीए से, एनआरपी से आपको डरने की, भारत के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको डरने की, बिचकने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक इत्मीनान के वास्ते, तसल्ली के वास्ते और आपकी सिक्योरिटी के वास्ते, देश की सिक्योरिटी का मसला है, तो आप भी कोऑपरेट करो। ये मत बोलो कि तुम पूछ रहे क्यों और तुम पूछने वाले होते क्यों, क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने अपने दस्तावेज, अपने दादा का कोई प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, या उनका कोई 7/12 नाम, इलेक्शन कार्ड का नाम, ग्राम पंचायत के दाखिले। मेरे पास, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरे वालिद बुल्डाना बोल के डिस्ट्रिक्ट है इधर, और बुल्डाने के पास एक देवल घाट बोल के गाँव है, अभी भी है। तो मेरे दादा यानी वालिद का और दादा का, मेरे पास दादा परदादा इनमें से 1911 का उनके पैदाइश का रिकॉर्ड है, जिसको वहाँ की भाषा में कोटवार बुक कहा जाता है। आप चेक कर सकते हैं या फ़ोन करके मालूमात ले सकते हैं वहाँ के तहसील से। जैसे आपने बताया बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस ज़माने में कोटवार बुक कहा जाता था उसको, और वहाँ का उस ज़माने का तरीका क्या था कि महीने में 2 महीने में तहसील की तरफ से या ग्राम पंचायत तरफ से गाँव में फेरी होती थी, और एक बाजा बजाया जाता था, गधे बैठ के आदमी आता था, गधे पे तो घोड़े बैठ के, वो बाजे ने बजता था, गुबु 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 गुबु, डंग 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 डंग, गुबु 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 गुबु, ऐसा बाजा बजते थे, और चौराहे पे आके, बाजार में आके ऐलान करते थे कि ग्राम पंचायत के अंदर हाजिर हो, जो घर के अंदर बेटी बेटा बैठा हुआ है वो यहाँ पर आए, नोंद करा ले, गुबु गुबु गुबु, डन 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 डन। पूरे गाँव में फिर फेरी होती थी, 12 बजे तक फेरी होती थी, और 1 बजे के बाद घर जो जिसके घर में जो बच्चा पैदा होता था तो गोदी बच्चा लेके आते थे। हाँ बोलो हामिदा आपा, क्या हुआ तुम्हारे बेटी को? अच्छा लड़की हुई, अच्छा क्या नाम रखे? वो जो भी नाम बोलते थे, लाड़का प्यार का लिख देते थे, एक छोटा रजिस्टर आता था उसमें लिख देते थे। हाँ सांडू भाई के वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ, एक मुलगा झाला, उसको कोटवार बुक कहते हैं, जो आज के ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट के दायरे कार में आता है, इक्वल टू बर्थ सर्टिफिकेट, जो आज भी है। तो मेरे दादा का, मेरे वालिद का 1911 का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन, कि इनके दादा के घर में, यानी कि मेरे बाप पैदा हुआ था, वो दस्तावेज मेरे पास है, और मैंने 4-5 साल पहले लाया था, मेरा कुछ कास्ट सर्टिफिकेट का मसला था, और उसके अंदर उसका भी जिक्र था कि मुसलमानों में तुम कौन है, तेली है, तंबोली है, अंसारी है, मोमिन है, जूला है, लोहार है, ये भी आता था, वो भी रिकॉर्ड में है। तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे आपको। तो तमाम मुसलमानों को गुजारिश है कि इसके अंदर भय का माहौल मत बनाओ, व्हाट्सअप फेसबुक पे कुछ गुमराहकुन बातें मत फैलाओ, और मुसलमान नेताओं से गुजारिश है कि अगर आपको सच में अगर कौम का दर्द है
मुसलमानों का दर्द है। जैसा आप बोले कि नहीं डिक्टेशन कैम्प में जाएंगे, वो कैम्प में जाएंगे, ये सब फालतू बातें हैं। तो उनकी मदद करो आप, जो भी पार्टी है आप अपने अपने कार्यालय में आके स्पेशल एक कुछ वक्त दो, 2 बच्चे कंप्यूटर वाले बिठाओ, जो भोले भाले बेचारे मुसलमान है, गरीब है, समझता नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको मदद करो आप। पैसे नहीं है तो पैसे लगाने की कोशिश करो। ये है असल काम करने की ज़रूरत। हमारे पास 4 इस्लामी संगठन है, इस्लामी है, तबलीगी है, अहले सुन्नी है, जमात ये है। तो बहुत सी मस्जिद इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह कि उनके रूम खाली रहते, तलगर खाली रहते या कोई हिस्सा खाली रहता। बहुत से ऐसे हैं कि उनके दुकान किराए से गए हुए, तो एक आधी दुकान खाली कराओ अच्छे अंदाज से, वहाँ पर 2-4 कंप्यूटर लेके बिठाओ, 4 बच्चे बिठाओ और लिख के लगा दो, लिख के लगाओ कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप रुपए काम 8 आने में होंगे। बराए नाम जो यतीम, गरीब, बेवा है, मुताल्लिका है, तलाकशुदा है, गरीब है, तो ऐसे लोग काम फ्री में करेंगे, ऐसे लोग काम फ्री में करेंगे। तो ये काम आप करो। रमज़ान का महीना आ रहा, ज़कात के निज़ाम में कोई तरतीब बनाओ कि भाई हम वो ज़कात का कुछ हिस्सा निकाल कर हम जो है तो ये काम करेंगे। गरीब मुसलमान डॉक्यूमेंट नहीं है उनके बनाने में मदद करेंगे, उनके नाम गलत सलत है तो सही करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब एक बेवा आ गई, उन्हें बोली भाई मैं जवानी में बेवा हो गई थी, मेरे 3 बच्चे हुए थे, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था, मैंने शादी नहीं करी। अब बेचारी बर्तन मांझ के पेट भर रही है, जो भी है कैसे भी कर रही है। अब वो बेचारी है 4थी पास, अब उन्हें क्या करना, उसके 3 बच्चे और औरत, ये मिसाल जैसा, मिसाल भी ये सच्ची बात है। अब समझ में नहीं आ रहा, अब बेचारे बर्तन मांझ के पेट भर रही, समझ रहे नहीं, बात करने के भी समझ में नहीं आया किससे क्या बात करना। तो ऐसे लोग हमारे समाज में सैकड़ों हैं, इतने उतने नहीं है, सैकड़ों हैं। तो ये लोगों को, ऐसे लोगों को हम स्पेशल बुला के उनसे बगैर मुआवजे के फ्री में, हाँ बैठो बाजी, बैठो इत्मीनान से बात करो। हाँ, आपके शोहर क्या काम करते थे, क्या कब इंतकाल हुआ था, कोई कागज़ है क्या, कागज़ लो, उनके बच्चों की टीचर चेक करो, उनका निकाहनामा चेक करो, उनको कागज़ बना के दो। ऐसा समझो कि तुम तुम्हारा बना रहे, ये मत सोचो यार क्या दिमाग को टेंशन आ रही है, इनको पूछ रहे कुछ तो बोले कुछ, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना। अब पढ़े लिखे नहीं है तो बेचारे भोले भाले कुछ भी बोल देते, तो इस पर बुरा भी बात मानो, अरे क्या दिमाग को ताने यार। उनको अच्छे से, या उनके रिश्तेदार पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको साथ में बुलाओ, अच्छे से इत्मीनान से यार, फ्री में। जो तलाकशुदा है, गरीब है, काम कर रहे हैं उनको। और वो जो हमारे पास जो ऑफिस से बंदे बैठे रहेंगे कंप्यूटर में बैठने वाले, प्रिंट निकाल के दे रहे, ऑनलाइन फॉर्म भर के दे रहे, उसके पैसे मत लो। गरीब, मुताल्लिका, गरीब बेचारे, जो बेचारे मेहनत कर रहे, समझ में आता ना हुलिये से, बातचीत से, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ठीक ठाक है उनको मतलब है तुम गरीब है ना, कोई बात नहीं, बाहर अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट बनाने कितने पैसे लग रहे, मिसाल तौर पर भाई 1500 रुपये लगते, मैं देखो बाहर 1000 रुपये में काम हो रहा, यहाँ पर आप कितने भर सकते। उन्हें बोला भाई मैं देखो ईमानदारी से बोला मैं 300 भर सकता। हाँ ठीक है, 300 रुपये दे दो, 300 लो, किससे 400 लो, किससे 500 लो, यानी आधा काम रुपये में आठाने काम। तो ये ऐसा काम करना पड़ेगा। जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, ये हमको ऑफिस के अंदर मस्जिद को सेंटर बना के अच्छे अंदाज से पे उनको बुलाओ, और 24 घंटे कैंप खुला। और वो बच्चों की तनख्वाह है चंदे के, ज़कात से, अतियात से पूरी करना। जो बच्चे बट्टे ना तो कम से कम 500 रुपये देना पड़ेंगे, मिसाल जैसा। तो 500 रुपये रोज़ जो है तो मस्जिद की कमेटी बोलो, ये जमात के जिम्मेदार देना, तुम बैठो, तुमको मिसाल जैसा 500 15,000 महीना, और 4 बच्चे बिठाए हुए कितने जा रहे, 60,000 रुपये महीना। दीगर खर्चा समझो 10,000 का, 70,000। ये खर्चा हमको ज़कात से इसमें जमा करना पड़ेगा। और अगर कहीं कम पड़ रहे ना तो हमारे पास 4 जुम्मे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। जुम्मा हमारी बड़ी नेमत है। मैं मस्जिद में ऐलान करना कि भाई देखो हमारे मस्जिद के कमेटी के तहत ये काम चालू है और बच्चों को तनख्वाह देना पड़ रही। कोई गरीब ऐसे आ रहे हैं कि उनको हम जेब से पैसा लगाना पड़ रहे, बेचारे गरीब मजदूर है, बेचारे बेवा है, मिस्कीन है, जैसा जो भी है गरीब है, तो भाई आप चंदा दो। आपके चंदे से वो गरीबों की जो सरकारी फीस रहती, जैसा गैजेट को बनाने में लगते 1700 रुपये, कोई लेता 1200 रुपये, पता नहीं क्या जो भी फीस है, कोई कहता उसकी एग्जैक्ट कीमत 750 रुपये है, जो भी है। तो गैजेट कापी कैसे बनाएंगे तुम गरीब का। वो बोली मेरे पास भैया मैं खुद ज़कात में जीती, मैं कहाँ से लो 1600 1700 रुपये। तो ऐसे गरीबों को जो है तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो, उनको गैजेट कापी बना के दो, कागज़ जोड़ के दो, उनको लेमिनेशन करके दो, लेमिनेशन के पैसे मत लो। तो जाहिर सी बात है कि एक 4-5 घरों के डॉक्यूमेंट क्लियर करने का आपको 1,500-2,000 रुपये खर्चा आ रहा। तो वो खर्चा भी जो है तो मस्जिद की कमेटी बोलो, जमीयत इस्लामी बोलो, जमीयत उलमा हिंद बोलो, ये लोगों ने बर्दाश्त करना। बर्दाश्त बोले तो अरे भाई आपको लोग आप पे भरोसा करते, आपको बहुत लोग एतमाद की और एहतराम की निगाह से देखते। आपको बोले तो कुछ आपको जेब से भी देना नहीं है, मगर कैसा है कि अल्लाह आपसे काम ले रहा, अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम ले रहा और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सलाम है आपकी खिदमत को।
तो थोड़ा सा एक ऐसा माहौल तैयार करो कि आने वाले जो हालात आने वाले हैं, तो वक्त से पहले ऐसा ना हो कि भाई एकदम सैलाब आ जाए। तो एकदम अगर सैलाब आ जाता बारिश के अंदर रातों रात, तो उसमें क्या होता समझ में नहीं आता ना, कि बर्तन बचाना, कि जान बचाना, कि पैसे बचाना, क्या बचाना, मतलब अफरा तफरी का आलम रहता। तो ऐसे ऐसे हालात आने से पहले एक तैयारी कर लो। तो ये आपको करना पड़ेगा। हमारे पास रमज़ान का महीना आ रहा, तो स्पेशल बोलो, अभी से तैयारी करो कि भाई हम ज़कात में से हमको हिस्सा बचा के रखो, और लगातार साल 2 साल काम करो, क्योंकि हज़ारों लाखों की आबादी है और रुपये में 12 लोगों के इसमें लफड़े बोले तो कमियां हैं। जैसे मैंने मिसाल दिया ना, शेख बराबर नहीं है, कहीं सैयद बराबर नहीं है, कहीं बाप का नाम अलग है, बेटे के नाम में शॉर्टकट आ गया, कहीं किसके इसमें जो तो अहमद आया हुआ है तो बेटे के इसमें नाम अहमद नहीं आया हुआ है, किसमें खान है तो बेटे के नाम में पठान आया हुआ है, या बेटे के नाम में पठान है तो बच्चे के नाम में खान आया हुआ है। एक मिसाल जैसा। अरे टेक्निकल बातें, अरे सच्ची है, ये कोई ख्याली बातें नहीं है। ये सब चीज़ों को दुरुस्त करने के वास्ते हमको एक्सपर्ट लोग, जहाँ भी सेंटर बच्चे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ऐसा एक्सपर्ट आदमी बिठाना कि इससे गवर्नमेंट की GR की मालूमात रहना, गैजेट की मालूमात रहना, वो इंग्लिश का माहिर रहना, वो नाम क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा उसको लिखते आना, पढ़ते आना, उसकी स्पेलिंग समझ में आना। न क्या है वो 11-12 बच्चे बढ़े आ रहे यहाँ बोर्ड, वो उससे गलती हो जा रही, ऐसा भी नहीं होना। वो चेक होना कि भाई बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ये काम करना पड़ेगा। अपने अपने ऑफिसों पे बोलिए, मस्जिद के अंदर रूम पे बोलिए, या कहीं दुकान खाली रहती गाले रहते ना, जैसा राहुल नगर है, सादात नगर है, किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, जैसा ब्रिजवाड़ी है, मिसाल बता रहा मैं। जैसा यहाँ पर कहीं रोड पे दुकान खाली रहती, वहाँ 2-3 कंप्यूटर लेके वहाँ बिठा के बोर्ड लिख के लगा दो कि कोई भी आओ, खाली मुसलमान नहीं, हर समाज का आदमी आओ, जो गरीब पिछड़े जाती है उसको कागज़ पत्तर क्लियर करने के दो, वो भी सवाब की बात है। तो जो गरीब है, ये है, जो भी है, तो उसको किसको आधे पैसे में, किसको पाव पैसे में, किसको एकदम फ्री में, उसका डेटा मेंटेन करो, उसका नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो। और इसके ऊपर जो 4 जुम्मे है ना, तो 2 साल ऐसा अभियान चला दो कि हर जुम्मे को भाई चंदा होगा। क्या क्यों चंदा होगा कि भाई लाखों लोग आए हुए हैं, हज़ारों लोग आए हुए हैं। अब हर एक के डॉक्यूमेंट क्लियर करते बैठने को पैसे लगते हैं, काम फुकट में तो होते नहीं भाई। एजेंट लोग काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने 2 पैसे की रोटी निकालने के वास्ते बढ़ के पैसे बोलते हैं। यानी अगर 500 रुपये काम है तो 700 रुपये 400 रुपये लेते हैं, 300 बढ़ के क्यों लेते हैं कि पेट पालने का रहता है एजेंट को। अब यहाँ एजेंटशिप का मामला नहीं है, यहाँ तो फॉर्म का मसला है, समाज का मसला है, तो आपको जेब से लगाना है। तो कहने का मतलब क्या, ये इस तरह से फोकस करो, इस तरह फोकस करो। और ये फजूल बातें हैं ना, अफवाहों का बाजार गरम, अब क्या होगा और अब क्या होगा, मुसलमानों को निकाला जाएगा, और ये हुकूमत है, और ये ऐसा आ गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा आ गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। इतना ज़्यादा डरने बिचकने की ज़रूरत भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम इस्लामी संगठन के लोग और पॉलिटिकल लोग, ये आपकी भी जवाबदारी है। कुछ लीडरान इतने माशाल्लाह अल्लाह उनको नवाजा हुआ है, लाखों रुपए के मालिक है। तो आप भी ऐसा ऐलान कर दो कि भाई मैं फला लीडर, मैं जो है तो ये काम जमात इस्लामी बोलिए, जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए से जो काम अंजाम दिया जा रहा है, गरीबों को डॉक्यूमेंट फ्री कर रहे हैं, तो मैं फला औरंगाबाद का लीडर 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहा, अपने तरफ से दे रहा, अपने हक हलाल अपने पैसों में से दे रहा, अपने तरफ से दे रहा, 5 लाख दे रहा, 10 लाख दे रहा। ऐसा माहौल भी क्रिएट करो ताकि मालूम पड़ेगा लोगों को कि हम जिसको बहुत बड़ा लीडर मान रहे तो उसके दिल में भी कौम का दर्द है। खाली चिल्ला पुकार करने थोड़ी मामला होने वाला है। अपने अपने तौर से दो, अपने माँ बाप की मतलब अपने माल की जान की ज़कात दो। आजकल हमारे पास माहौल भी पाया जाता कि अपने महरूमिन के नाम से लोग मस्जिदा बनाते, खबरस्ताना बनाते, मदरसे बनाते, तो वो सब पैसों को ब्रेक दे दो। आप मस्जिद में मत दो। अल्लाह माफ़ करे, मैं गलत उससे नहीं बोला आपको, ना बोलेंगे जनाब पागल हो गए, अल्लाह घर है ना हो। अरे मेरे को मालूम, मैं भी मुसलमान है। अगर कोई मस्जिद का तामीर काम चढ़ाना तो वहाँ टीना लगा दो, पर्दे लगा दो, पर्दे के अंदर नमाज हो जाती। जब मस्जिद नबी के अंदर खजूर की इसमें नमाज होती तो हमारी मस्जिद उनसे अफजल है क्या, मस्जिद नबी से? मैं आपको मिसाल दे रहा। तो सब ब्रेक कर दो, मदरसे खबरस्तान जो है ना टूटे फूटे कैसे तब कच्चा पक्का बनाओ, और बड़ा फंड लेके जो है तो बड़ी संख्या में जो मसाइल है डॉक्यूमेंट्स के, इसके ऊपर क्लियर करो। इसको बहुत सीरियस लो, इसको है ना सीरियस लो कि यार ऐसा मत समझो जान दो अपने क्या करने का, और कौन घरों में जाएगा, और कौन रात दिन बैठेगा, और कौन ऐसा नहीं। मस्जिदों में हर जुम्मे में बोलो कि भाई, और समझा के बोलो। और मस्जिदों में इमाम साहब नहीं बल्कि जो कानून के माहिर एक्सपर्ट लोग हैं उनको खड़े रह के बयान करने लगाओ कि भाई इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सरकार से आपको और आपको क्या मदद मिलेंगी, आपके बच्चों को सहूलत मिलेंगी कि योजना में आप योजना का फ़ायदा मिलता, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जो एक्सपर्ट रहे ना तो उनको जुमे की खुतबा पे खड़े करो। अब मौलवी साहब क्या बेचारे 7 दिन बोल दे रहे,
अब मौलवी साहब, अब सही बात है ना भाई, हर आलिम हाफिज़ तो एकदम कमांड नहीं रखता ना, तो जो इसके ऊपर गहरी नज़र रखते कि डॉक्यूमेंट्स की अहमियत क्या है, आसाम में जैसा हुआ था, तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों को मस्जिद में खड़े रह के बोलने लगा जुमे के दिन, ताकि लोगों के अंदर एक शऊर आ जाए, एक बेदारी आए। तो ये काम भी करना पड़ेगा। ये CA NRC है ना, अभी मामला बहुत लंबा चलने वाला ही है। CA के बाद फिर NRP के बाद NRC, ये लफड़े चलने वाले हैं। तो इसके ऊपर ना चिल्ला पुकार करने से ज़्यादा है कि आज से काम पे लग जाओ, और पूरे इसमें, पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर है वहाँ अच्छे अंदाज से जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी कि हमको ये कागज़ लगेगा, ये कागज़ लगेगा, तो उसकी तैयारी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम पे लगो। इसके अंदर बोलो, ज़्यादा चिल्ला पुकार करो मत कि जुल्म हो रहा और ऐसा हो रहा और अब ये हो जाएगा, घर से बाहर हो जाएंगे, देश से बाहर हो जाएंगे। ये ऐसी बकवास बात, फालतू बात करो मत, लोग समझता नहीं। अगर सच में आप मुसलमानों के, आप बोलते ना हमदर्द है, हम नेता है, हमको कौम का दर्द है, तो दर्द को ऐसा बताओ। हज़ारों लोग जो परेशान, गरीब, अनपढ़ है ना, तो उनको क्या कर सकते, बिठा के दिन भर अगर लाइन लगेंगी तो वहाँ चाय पानी का बंदोबस्त करो, ठंडा पानी का बंदोबस्त करो, पंखे लगाओ, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। खाली 2 लाख का लेके आंदोलन लेके चले गए विभागीय आयुक्त पर, कलेक्टर ऑफिस पर, ऐसा हो रहा और वैसा हो रहा, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जैसा बोलते ना 950 साल हुकूमत करे, तो 950 साल हुकूमत करने वाली ईड़े बाउली नहीं रहती। बोलते यार भाई, एक टैलेंट लगता, एक काबिलियत लगती, सलाहियत लगती, तो ज़रा ये भी सोचो ना कि 950 साल हुकूमत करे, बाहर से आके हुकूमत करे, जो भी आप तारीख में पढ़ते हैं हम, तो क्या सलाहियत होंगी उनकी, यहाँ के हिंदू समाज का उन्होंने दिल जीता। तो ये पहले को भी देखो ना, खाली ये बड़े एड़े बातें कर रहे हैं हम 950 हुकूमत कर रहे। अरे आज तुम जब तुमने हुकूमत करे थे, तो आज कागज़ तो सही करो, इतनी सलाहियत पैदा करो कि भाई हमारे पास अगर कागज़ पत्तर है, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, निके नामे में पूरा नाम सही हो, सलीके से हो, तरीके से हो, जैसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तुम ये करो। तुम एक अपना कागज़ सही नहीं कर सकते हैं और बोल रहे कि हम ये है, हम वो है, अच्छी भी बिला वजह राजनीति कर रहे। तो तमाम सियासी लीडरान से भी गुजारिश है कि अगर आपके पास अगर ऑफिस खुला है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो बोर्ड लिख के लगा दो कि भाई जो गरीब लोग, परेशान लोग, जिन जो गैजेट में बना नहीं सकते या कोई मसले मसाइल है, तो हमारे ऑफिस पे आओ। और ये ऑफिस सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। 2 आदमी बिठाओ, 2 बच्चे पढ़े लिखे बिठाओ, जो एक्सपर्ट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के माहिर है, ये सब तैयारी, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो समझा देगा कि आपको समाज का एक दर्द है, एहसास है। वरना खाली स्टेज पे आके बोलेंगे ये सब फजूल बातें हैं, आपकी बोल बच्चों से कुछ भी होने वाला नहीं, और जो माहौल अच्छा है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये सच्ची बात है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें के ऊपर तमाम इस्लामी संगठन के लोग, मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारान, ये आपकी भी जवाबदारी है। खाली मतलब मस्जिद के सामान रहे, देखभाल कर रहे, मस्जिद साफ़ सफाई कर रहे, अच्छी बात है भाई, कोई बदगुमानी नहीं है, तो ज़रा दिल बड़ा करो। और माहौल अपने अपने महल्ले में सबको मालूम रहता है कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, ऐसा करो। और थोड़ा बहुत पैसा जमा करो, पैसे जमा करके गरीबों की मदद, किसको राशन कार्ड बनाने में मदद करो, पैन कार्ड बनाने में मदद करो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई गरीब है, मैंने बोला ना भाई, जैसा एक मिसाल दिया मैंने आपको, भाई शोहर का इंतकाल होगा, अब वो बोले कि भाई मेरे शोहर जो तो घाट नांदरे में पढ़ते थे, एक मिसाल जैसा बुलडाने में पढ़ते थे, अब मेरे को मालूम नहीं हो, मेरे को सब मालूम है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब क्या करते? अब ये बोलते कि हमने क्या करना, अब हमने ठेका लिए क्या, अब तुम ही जाओ, तुमको ज़रूरत है तो ये नहीं चलने वाला। क्यों? मालूम क्या? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यही कमज़ोरी से, यही उससे अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर 2-4 लोग चले गए तो कितना चिल्ला पुकार करेंगे, ना नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये रोड पे आ जाएंगे और वॉलंटियर खराब और क्या क्या और क्या क्या, संसद के अंदर भाषण, विधानसभा में भाषण, अरे सर पे आसमान उठा लेंगे। तो ये सब वो है, ये हमको अब खर्चा करना पड़ेगा। हर नेता को, हर जिम्मेदारी को, छोटे छोटे कार्य जो आपको अल्लाह नवाजा है, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे बोले काम चलना पड़ेगा नहीं, ध्यान दो यार, मैंने दे दिया ना 5,000, आप क्या देते? नहीं, अगर आप हर महीने 5,000 दे सकते, अल्लाह नवाजा, आपकी आमदनी है, तो महीने में 5,000 दो, 1,000 दो, 2,000 दो, 500 दो, जान का सदका खैर समझ के दो, और गरीबों को डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करो। और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस भी आ गई, और कानून को मानना हमारी अखलाकी जवाबदारी है। सरकार से मिलकर बात करना, माहौल क्रिएट करना हमारी जवाबदारी है। सरकार से झगड़ा मत करो, टकराओ मत कि तुम कौन होते हैं और हम कौन होते हैं, ये एड़े बातें मत करो, बल्कि भाई और बात करो कि साहब ये ऐसा है, वैसा है, क्या कर सकते, ये अच्छे अंदाज से काम करो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम, और वैसे वीडियो काफ़ी वायरल हो ही रहे हैं, तो इसके अंदर राजनीति मत करो, खौफ का माहौल पैदा मत करो, अफवाह का बाजार गर्म मत करो, बल्कि अपने जो बाप के वालिद के यानी 1950
1950 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, 7/12 में बोलो, निके नामे में बोलो, खरीद खत में बोलो, कोई दरगाह की मुतवल्ली थी वो बोलो, या कोई कई ज़मींदार थे, कि सरपंच थे, कि नगर सेवक थे, कि ग्राम सदस्य थे, एक मिसाल जैसा, ये सब आपको डेटा जमा करके पुराने कागज़ निकालना पड़ेंगे। और ख़ास बात ये है कि नाम की स्पेलिंग सही होना, दादा के नाम के साथ बाप का नाम, बाप के साथ मेरा नाम, मेरा साथ मेरे बच्चों का नाम, मिसाल जैसा, ये सब सीक्वेंस रहना, तालमेल सही रहना, देखते आदि का समझने का हो यार, न तो ऊपर आ रहा इसके शेख का इसके मेरे इसमें आ रहा पूरा शेख, नीचे शेख गायब होगा, नीचे खाली ऐसा आ गया, यानी के भी उड़ गया। तो ये टेक्निकल बातें हैं, ये आसाम में देखने को मिला था। तो जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं ना, तो मस्जिदों के अंदर का ऐलान करो, मस्जिदों में जुमा की जो आने वाला जुमा है ना, इसमें ऐलान करो कि डॉक्यूमेंट तरीक़ेकार कैसा है, कैसे बनाना चाहिए, कुछ ऐलान भी करो। हो सकता है भाई कुछ साहब हैसियत अगर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो कर सकते थोड़ा बहुत, वो अपने अपने तरफ से खर्चा कर लेंगे। अब जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, समझ रहे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, या बेचारे ज़कात खैरात में जीते, रोज़ कमाते रोज़ खाते, तो ऐसे लोगों के लिए हमको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो समझा जाएगा कि आप कौम के गरीब मुसलमानों के सच्चे हमदर्द हैं, वरना फिर वो सब फजूल बातें हैं और सब बेकार की बातें हैं, फिर वो क्या होने वाला अल्लाह ही जाने। तो हमारा काम है कि प्रशासन के, कानून के जो भी हमको गाइडलाइन सारी, हम उसको फॉलो करें, अच्छे अंदाज से करें, और कोई घबराने की बात नहीं है। ये सब तैयार करके अपने पास सेफ रखें, लेमिनेशन करें। और जो ख़ानदान के जो बड़े रहते, हर ख़ानदान में क्या होता है कि 2-4 लोग हैं ना अमीर रहते, अमीर है, पैसे वाले रहते, पैसे वाले रहते, तो वो ख़ानदान के पैसे वालों का काम है कि भाई हमारे ख़ानदान में 10 घर गरीब के, कोई किसी खाला गरीब रहते, किसी मोमानी गरीब रहते, तो उनके घरों पे जाओ, बोला खाला जान सलाम वालेकुम, तो खाला जान ने बोला क्या माँ बहुत साल के बाद आ गया, क्या बात है, बोला खाला जान वो ऐसा है आपके पास कागज़ है कि आपने खालू के इसके उसके, वहाँ बेचारे पढ़े लिखे रहते नहीं, तो उनको मदद करो। अगर आप, क्योंकि आपको सगी खाला रहते हो, तो वहाँ 2,000 दे के आओ, बोलना खाला ये काम करो, पैसे लेके मैं और देता। ये भी कैसे आसान तरीका है, इससे क्या होंगी खुर्बत दायरे बढ़ेंगी, रिश्तेदारी का हक अदा होगा, वो भी दुआ देंगे अल्लाह मियाँ तुम अच्छा रखे, तूने हमारी नस्लों को मतलब परेशान होने से बचा लिया, हमारे बच्चे परेशान होते थे। तो ये भी काम करो। अगर आप ख़ानदान के बड़े और आपको मालूम है कि मेरी मुमानी, मेरी भांजी, मेरी नवासी, मेरी पोतरी जालने में रहती, परवानी में रहती, डालने में रहती है, आपको मालूम रहता ना कि वो क्या काम करता, होटल में काम करता, कि पान डबरी चलाता, तो आपको मालूम रहता ख़ानदान के हिसाब से। तो ज़रा दिल बड़ा करो, ऐसे में बोलो आपने क्या आपको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपने पास आना, हम तो देने को बैठे, अपनी बिल्डिंग है, नहीं फ़ोन करो, वरना खाला मैं औरंगाबाद से बात कर रहा, तुम्हारा बहन का बच्चा, हाँ बोलना, बोल बेटे, अब खाला हो तो कुछ कागज़ है क्या आपके बराबर, एक काम करो तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम किराए के पैसे देता, या तुम वहाँ चल जाओ, वहाँ 2 दिन देखो, उनकी मदद करो। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें अल्लाह राज़ी है, रिश्तेदारी का हक भी अदा हो जाता। ये काम करो भाई, मतलब जहाँ जैसा काम मिल रहा, जैसी सहूलत मिल रही, काम करो, अच्छे अंदाज से काम करो, कानून का एहतराम करो, और कोई डरो मत, घबराओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ध्यान में रखो, हमारा हिंदुस्तान मुल्क सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क है, जितना मुसलमान यहाँ महफूज है शायद कोई मुसलमान दुनिया में नहीं। अब जो गलत फहमी का बाजार गर्म हो रहा, जी ये हो रहा, अब ये हमारे बड़े ज़िम्मेदार काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं। आप भी कोशिश करो कि हमारे मुल्क में हम हिंदू मुसलमान एकता भाईचारे की कैसे बढ़ा सकते हैं, हर इंसान की जवाबदारी है। जैसा मौका मिला वैसी एकता का, मोहब्बत का पैगाम का रिवाज भी आम करो। ये आज वक्त के हालात की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि NRC, NRP, ये CA जो भी है, जिसके ऊपर आप बहुत संजीदगी के साथ उठ खड़े होंगे और गरीबों की मदद के लिए आप क्या कर सकते करने की कोशिश करेंगे। खाली बयान मत दो, भाषण मत करो, बोल बचन मत दो, क्योंकि आप क्या कर सकते, आप कितनी ताकत आपको मालूम है। तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि जैसे इलेक्शन में आप घर घर जाते, खटका मारते, अम्मा खाला सलाम वालेकुम, तो ऐसा घर घर जाओ, एक ये रजिस्टर बनाओ, उनका नंबर लो, नाम लो, यार ऐसा काम करो। ये तकलीफ बहुत होंगी, बहुत तकलीफ होंगी, खटका मारना, लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी गलत नहीं आती, मतलब जाओ हमारे अब्बा गए हुए शाम में आओ, ऐसा सुनने को मिलता। तो ऐसा सब्र तामुल से काम करो और अच्छे अंदाज से पूरा मुकम्मल एक भी जगह कम नहीं पड़ना, ऐसा काम करने में मदद करो। इसमें अल्लाह भी राज़ी रहेगा, बंदा भी राज़ी रहेगा और सरकार भी खुश रहेंगी कि नहीं हमारे पास जितने मुसलमान हमारे भाई है, हमारे पास जो लोग हैं हमारे नागरिक हैं और हमारे देश के वासी है। आगे अल्लाह आगे राह खोलेगा, सब हालात साजगार भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पैगाम को आप और इसके वीडियो को वायरल करो। हमारे पास क्या वीडियो वायरल नहीं करते, वाह वाह क्या अच्छा बोले, कमेंट कर दे, 1-2 कमेंट करे और भूल गए। और हमारे पास एक माहौल कैसा है कि कोई मुसलमान मोहल्ले में किसी मुसलमान ने गोली मार देना, भाई एक ने गोली मार दिया, और वो वीडियो अगर हमारे चैनल से वायरल होगा तो उसको 1 लाख लोग देखते। अब मारने वाला कौन मुसलमान, मरने वाला कौन मुसलमान, किसके बाप का क्या गया, किसी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन हज़ारों लोग देख रहे, अरे देख क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
लेकिन अगर ऐसे मालूमाती इंफॉर्मेशन अगर वीडियो वायरल हुआ ना, अगर चैनल पे देखे जा रहा तो वायरल नहीं करते, जान पे आता, पता नहीं इनको क्या हो जाता और बस टाइम आया तो फिर नारे तब जोश भी आ जाता। अरे अगर सही जोश है ना तो ये वीडियो को वायरल करो, अपने अपने ग्रुप में आधा घंटे में बैठ के 100 50 लोगों में वायरल करो, ताकि लोग जागरूक होंगे, लोगों को मालूमात में इजाफा होगा। तो ये वायरल करो, न क्या जान दो यार अंसर साहब ने बहुत बड़ा लंबा बोल दिए, आधा घंटा बोलते क्या, कुछ लोग बोलते अरे तो करूँ क्या मैं, अरे तफसीली बात करने के वास्ते आधा घंटा बोलना पड़ेगा ना। एक साहब को मैंने मिसाल दिया, एक साहब ने बोले अंतर साहब तुम आधा घंटा बोलते हैं, बोले यार 5 मिनट बोला करो ना। बोले मौला साहब मैं आपको मिसाल देता, आपने मुगल आजम फिल्म देखे क्या, शोले फिल्म देखे क्या? मतलब हमने देखे, हमारे ज़माने में, अब तो नहीं देखते, हम छोड़ दिए। मौला अगर मैं आपको सवाल करूँ, या आपने फिल्म प्रोड्यूसर को बोले कि शोले फिल्म को 1 घंटे में बताओ, तो कैसे बताएंगे आप? अब गब्बर के हाथ कटेंगे कब, बसंती नाचेंगे कब, समझ रहे बात को? यानी पूरा टाइटल समझने के बाद 3 घंटे देखेंगे तो शोले पिक्चर समझ में आएंगे कि क्या लफड़ा हुआ था बोल के। अब 1 घंटे में लफड़ा होगा कब, वीरू आएंगा कब, अब वीरू भागेंगे कब, समझ रहे बात को आप? इस तरह से मुगल आजम है। अब मुगल आजम को अगर आप बोले 3 घंटे की फिल्म को 1 घंटे में बताओ या आधे घंटे बताओ, टाइम नहीं है, तब 1 घंटे में मुगल आजम फिल्म को बता रहे तो कैसा बताएंगे? वो सलीम जेल में जाएंगे कब, अनारकली दीवार के पीछे चुनवाई जाएंगी कब, वो जंग होंगी कब, सलीम शेखू ये बोलेंगे कब, समझ में आ रहा? फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़ी छोटी को मत देखो, काम की बात है, बुनियादी बात है, 1 घंटे की बात है तो गौर से सुनो, और उसमें से अगर कुछ अच्छी बात है तो अच्छी बात आगे तक पहुंचाओ। ये आपकी हर एक की जवाबदारी है। जिसको लग रहा है कि ये वाकई बहुत जिम्मेदारी वाली बात है तो आपका फ़र्ज़ है कि अपने अपने ग्रुप में फैलाओ, ये आपसे दरख्वास्त है। देखते रहिए आप एस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।